So, very good evening to all of you. Today we are going to start discussion on mutation. Mutation concept we can trace from the when Hugo de Vries gave the idea about the mutation. Uh, since then, this concept has grown up and now it has been widened a lot. अब ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है और हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। म्यूटेशन और इससे रिलेटेड जो जानकारी थी एज सच इस वर्ड की जानकारी और इसकी मीनिंग को अगर हम ट्रेस करें तो हम बहुत पहले से भी देख सकते हैं। जैसे जब मेंडल ने भी बात शुरू की थी तो उन्होंने वेरिएशन की बात की। तो वेरिएशन जो है चेंजेस इन फिनोटाइप्स विच वर ऑब्जर्वेबल, लेकिन उस समय ये सब जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं थे, तो इस वजह से ऐसे शब्द का उपयोग नहीं हुआ। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत से ऐसे शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। म्यूटेशन एक, अगर हम कहें तो म्यूटेशन बेसिकली कब, कहाँ, कैसे, हम इन सब बातों से शुरू कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यूमुलेटिवली हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए और आरएनए को। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये चेंजेस को दर्शाते हैं। उससे पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल सूचनाओं को स्टोर कर सकता है, सूचनाओं को डुप्लीकेट कर सकता है, सूचनाओं को ट्रांसमिट कर सकता है, सूचनाओं को डिकोड कर सकता है। तो ये जो डीएनए होता है ये इस प्रकार से 4 कामों को करता है। अब इन सब कामों को करने के दौरान उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस जो होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रभाव डालते हैं। तो म्यूटेशन को हम सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में होने वाले वे सभी चेंज, वो सभी परिवर्तन जो जीवों के ऊपर प्रभावों को दर्शाते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। सो म्यूटेशन इज बेसिकली अ चेंज or alteration in the genetic material that is heritable. If it is not heritable, it will end in the same generation. So it has no meaning for us. तो ये जो चेंजेस हैं यही चेंज इस म्यूटेशन कॉन्सेप्ट के पीछे क्रक्स है। अब ये चेंज होते कहाँ हैं? ये चेंज अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो इनको हम जीन सीक्वेंसेस में देख सकते हैं। अब जीन क्या होते हैं ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जीन जेनेटिक मटेरियल का वह भाग है दैट हैज कैपेसिटी टू कोड सर्टेन प्रोडक्ट, दैट हैज कैपेसिटी टू मेक certain product, and the products are protein and products are RNA. There are different type of RNA. There are mRNA which codes for protein. तो जो चेंजेस होते हैं वो इन जीन में होते हैं। जब जीन में चेंज होता है तो वो जीन परिवर्तित हो जाता है। अब वो परिवर्तन बहुत ही ड्रास्टिक है, तो वो जीन उस पीढ़ी से गायब हो जाएगा।
वैसे वैसे चेंजेस का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने से पहले ही खत्म हो। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है जो नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता रहे। तो वो जो जीन, एक जो जीन था वो अगर नेचुरल था और वो फंक्शनल था तो उसको हम कह देते हैं वाइल्ड टाइप जीन। जब उसमें चेंजेस हो जाते हैं तो वो म्यूटेट हो जाता है, तो म्यूटेटेड जीन्स, और उन म्यूटेटेड जीन से उनके एलील्स बनते रहते हैं। एलील्स आर नथिंग बट दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सो वो उसी से ही उनके नई नई कॉपीज, उनके डिफरेंट कॉपीज बनती रहती है, जिनमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं अपने वाइल्ड टाइप से। इसीलिए हमने जो है देखा कि जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने एक ही जीन के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स लिए थे, एक ही ट्रेट के दो ऑल्टरनेट फॉर्म, पर्पल कलर फ्लावर, व्हाइट कलर। तो ये जो कलर जो था, ये कलर किसके द्वारा आया था? ये एक पर्टिकुलर जीन जिसके दो एलील थे, पर्पल एलील और व्हाइट एलील। तो ये म्यूटेशन जो है उन एलील्स में मतलब उन जीन्स में चेंज ला करके जीन पूल में नए नए एलील्स को जन्म देता रहता है। और ये जो चेंज होते हैं, ये चेंज फिनोटाइप में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भी चेंज हो सकते हैं जो फिनोटाइप में ना दिखे, पर जनरली फिनोटाइप में दिखते हैं, और इन्हीं चेंज को हम वेरिएशन कहते हैं। ये जो वेरिएशन होते हैं, ये वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही नए 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 जीन सीक्वेंस एलील्स बनते रहते हैं, उनका सिलेक्शन होता रहता है और उनका रिजेक्शन होता रहता है। तो नेचुरल सिलेक्शन चलता रहता है इसी रॉ मटेरियल। ये जो फिनोटाइप होता है, इससे हम ये गेस करते रहते हैं कि, या इससे हम साइंटिफिकली प्रूव भी करते रहते हैं कि किस जीन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिनके नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। ये चेंज जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, लाभदायक एंड हार्मफुल। लाभदायक है तो नए नए वेरिएंट्स बनेंगे जिन पर नेचुरल सिलेक्शन लागू होगा और वो नई पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहेंगे। ये चेंजेस हानिकारक भी हो सकते हैं, और उन चेंजेस से ऑर्गेनिज्म में आपके सेल डेथ हो सकती है, उन चेंजेस से ऑर्गेनिज्म में आपके डिजीज हो सकता है। सो इट हैज मिक्स रिस्पॉन्स, बोथ गुड एंड बैड। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, म्यूटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये बताता है कि जीव के जेनेटिक मटेरियल में होने वाले उन सारे परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहे, उन्हें म्यूटेशन कहते हैं। अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो बहुत बड़ा है। अगर हम वायरस का देखें तो इट हैज आइदर सर्कुलर और सिंगल मतलब लीनियर जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बैक्टीरिया का देखें तो एक सर्कुलर होता है, एक ही होता है। अगर हम उससे ऊपर बढ़ना शुरू करें तो हमारे पास क्रोमोसोम्स आते हैं, और उन क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती जाती है। मानवों में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लीनियर चेन को अपने भीतर रखते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में डीएनए होता है। तो म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन का अध्ययन जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल चेंजेस और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, यानी अगर कोई क्रोमोसोम टूट जाए, कोई क्रोमोसोम जुड़ जाए, या किसी क्रोमोसोम का कोई हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाए, या उलट जाए, ऐसी सारी घटनाएं जो होती हैं वो क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंतर्गत की जाती है।
इनको टेक्निकली हम इंसर्शन, डिलीशन, या फिर आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। तो आज के जो हम लोग ये क्लास शुरू करेंगे, इसमें हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात नहीं करेंगे। इसको हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैक्रो लेवल का म्यूटेशन है। वी शैल स्टार्ट विद द लोअर लेवल। उसी का दूसरा पहलू है जीन म्यूटेशन। सो जीन म्यूटेशन क्या है? जीन, आई टोल्ड यू, इट्स ए पार्ट ऑफ chromosome that codes for certain product. So if there is a change in that part that is causing abnormality or irregularity of their normal function is called as gene mutation. So यहाँ जो आपको दिख रहा है क्रोमोसोम, ये पूरा का पूरा अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ हो, गड़बड़ हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर इसके किसी एक पार्ट में छोटा सा, जहां आप देख रहे हैं कि लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू बैंड दिख रहा है, उसमें से अगर डार्क ब्लू बैंड में अगर कोई जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन। सो देयर इज क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द जीन म्यूटेशन and the chromosomal aberration or mutation. So we can call gene mutation is basically changes in the DNA sequence of chromosome or a gene is called as gene mutation. और ये जो चेंज होता है, इसके लिए तीन चीजें याद रखनी। जीन म्यूटेशन occurs by insertion of base pair, deletion of base pair or substitution of base pair। या तो एक बेस पेयर ऐड हो जाए, एक डिलीट हो जाए, उस जो एक बेस आया वो किसी दूसरे बेस को चेंज कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, टी की जगह ए कर दे, ए की जगह जी कर दे, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो insertion, deletion and substitution are the key forces that causes gene mutation. क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबरेशन वो क्या होता है कि पूरा का पूरा बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा, आधा आधा हिस्सा टूट जाए, ट्रांसफर हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, that is called as chromosomal mutation. That is also mutation. बट जैसे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसी तरह हमने म्यूटेशन को पढ़ने के लिए दो भागों में बांट दिया। एक जीन म्यूटेशन कह दिया, जिसको हम माइक्रो लेवल पे पढ़ेंगे कि एक एक बेस पेयर उनके चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रो, यू कैन से माइक्रो म्यूटेशन। और जो क्रोमोसोमल वाला हिस्सा है वो मैक्रो म्यूटेशन। बोथ आर कॉजिंग चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज हेरिटेबल। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो जीन म्यूटेशन है वो तीन फोर्सेस से होता है, इंसर्शन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो इंसर्शन तो आपको पता ही है कि एक बेस इंसर्ट कर गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, वो इंसर्शन हो जाता है। एक बेस डिलीट हो जाए, डिलीशन हो गया। अब जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जो डीएनए होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन सभी को समझ में आना चाहिए कि मतलब एक बेस जो लगा हुआ था उसमें दूसरा बेस गया और उस बेस को रिप्लेस करके अपने आप को उसने फिट कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन जो होता है उसमें आपका प्यूरीन से प्यूरीन और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन प्रतिस्थापित होता है। प्यूरीन जो होते हैं वो होते हैं आपके ए और जी, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो टी और सी।
उसी तरह जो ट्रांसवर्जन है वो पिरीमिडीन से प्यूरीन या प्यूरीन से पिरीमिडीन में चेंजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो म्यूटेशन होने की संभावना होती है उसमें प्यूरीन से प्यूरीन या पिरीमिडीन से पिरीमिडीन का चेंज ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगता है, लेकिन प्यूरीन का पिरीमिडीन में या पिरीमिडीन का प्यूरीन में कम संभावना होती है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है जिसको डीएनए में इनकॉर्पोरेट आसानी के साथ नहीं किया जा सकता। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को दिमाग में बना के रखना है, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस आस्क्ड विद दिस, व्हाट इज ट्रांजिशन एंड व्हाट इज ट्रांसवर्जन। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, और ये क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग आगे चल के म्यूटेशन में इसको देखेंगे। अब जो है आपका म्यूटेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होने से क्या इंपॉर्टेंस है। म्यूटेशन दो तरीके के होते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस एंड जीन चेंजेस। म्यूटेशन में आज जो हम लोग टेकअप कर रहे हैं वो जीन चेंजेस को लेके चल रहे हैं, और ये चेंजेस इंसर्शन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन के थ्रू। नाउ अब एक आता है क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये जो म्यूटेशन है इतना कंफ्यूजिंग है कि एक से दूसरे में मिक्स होते रहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन को भी समझ ले और उसमें अंतर क्या होते हैं हम वो भी समझ लें। क्योंकि ये बहुत टाइप से हो सकते हैं, इसलिए दो तीन आधार लेने पड़ते हैं। सबसे पहला आधार जो है, अगर हम लें कि हमारे शरीर में कहाँ पर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन we can classify the mutation. So on the basis of location we can classify into two categories: somatic mutation and germinal mutation. So somatic mutations are those type of mutation which are occurring in the genetic material of the somatic cell of an individual, except germinal cell. So इसमें क्या होता है कि जब जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है तो वो चेंज हेरिडिटरी नहीं होता। ऐसे चेंज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल को बनाने में योगदान नहीं करता है। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं जेनेटिक मटेरियल में, दे कॉज एबनॉर्मेलिटी, दे कॉज डिजीज in the organ. That is why we are concerned with the study of this type of mutation also. And somatic mutation is non-heritable and gives more effect on the current generation and probably leads to death if it is lethal type. And the second one, which is germinal, occurs in the germinal cells. They are responsible for making the egg and sperms. In plants, they make the egg and male gamete pollen grains. These germinal mutation can be further divided. You can see they are autosomal type of mutation. There are so many diseases which are associated with autosomal chromosomes in human being, and there are second category, sex chromosome linked mutation. So those genes which are present on X and Y chromosome, they will be falling under sex chromosome. You can see hemophilia is a kind of disease which is linked with the X chromosome. Several other examples are available. We will come when we study the chromosomal aberration. So
Germinal mutation, two types, autosomal and sex chromosomal. So these two categories are under on the basis of location of the mutation. Now we have another base that is called as based on molecular change of genetic material. First one was the based on your location. The second classification can be done on the basis of their molecular location in the genetic material. And this change which is occurring in the molecular alteration of genetic material can be three types. And broadly you can say two area where when the molecular changes occurs in the genic portion and non-genic portion. Non-genic portion are those portion which do not code for any product, that is protein or RNA. But still we do not know the entire DNA of human being or any other organism, which portion is coding what. Maximum we have come to know, but still there are a lot of gray area where we don't know. But still we have to classify those we know code for something is the genic area, which do not code for something the non-genic area. So जो genic area होते हैं या जो जीन के एरिया होते हैं उनमें चेंजेस दो प्रकार से देख सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि जो जीन म्यूटेशन होता है वो तीन फोर्सेस से हो सकता है, इंसर्शन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन. अगर जीन वाले एरिया में इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है बेस पेयर्स का, तो ऐसे इंसर्शन और डिलीशन जो एक दो बेस पेयर का हो रहा हो, वो क्या करते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को जन्म देते हैं. आपके पास चूंकि आपको पता है जो जीन होता है उस जीन में तीन तीन के सेट होते हैं, कोडॉन जो बनते हैं उनके तीन तीन के सेट होते हैं. अगर आप दो बेस पेयर या एक बेस पेयर का डिलीट या एडिशन कर रहे हो, then they are going to change the nature of their codon. लेकिन अगर तीन का सेट इंसर्ट होगा तो वो कोडॉन को डिस्टर्ब नहीं करेगा. either it will give birth of new codon or it will give the birth of terminator codon or it will give additional codon into that gene. So it is not going to disturb the entire set of codons in a gene when there is a set of three got inserted or deleted. If it is inserting or deleting 1, 2, 4, 5, then they are going to create the changes in the frame of codons, and such changes are called as frame shift mutation. That you have to remember. So frame shift mutation is just because of two forces, insertion and deletion of bases. The second type, which is occurring in the gene area and causing the change in molecular nature or molecular changes in the genetic material, is called as point mutation. Point mutation or substitution mutation. आप सभी को पता है कि जो जीन होता है, जीन सीक्वेंस होता है, वो तीन तीन के सेट के कोडॉन से बनता है. पहला होता है इनिशिएशन कोडॉन और सबसे आखिरी वाला होता है टर्मिनेशन कोडॉन. अब ये लेंथ डिपेंड करेगी कि उस जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसमें कितनी लेंथ है, कितने अमाइनो एसिड कोड करने की पावर है. और ये जो लेंथ होती है इनिशिएशन कोडॉन से टर्मिनेशन कोडॉन तक की, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं. इसी को नया जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम बोलते हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम. ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम. सो ये जो तीन तीन के सेट बने होते हैं, इन तीन तीन के सेट में अगर सब्स्टिट्यूशन नाम की चीज हो रही है,
सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो मैंने बताया था, pyrimidine टू pyrimidine, प्यूरिन टू प्यूरिन या pyrimidine टू प्यूरिन, यानी ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन जैसे फोर्स अगर काम करते हैं तो ये पॉइंट म्यूटेशन होता है। और इस पॉइंट म्यूटेशन में जब ये पॉइंट म्यूटेशन होता है तो इससे क्या होता है, देयर विल बी चेंज इन वन बेस पेयर टू अनदर इन द ट्रिपलेट। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर में चेंज हो जाएगा उस ट्रिपलेट। और ये चेंज जो है 3 प्रकार के सिचुएशंस को या 3 प्रकार के पॉइंट म्यूटेशंस के परिणामों को जन्म दे। एक होता है जिसको बोलते हैं हम मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन इसमें क्या होता है कि जो कोडॉन जो होता है वो इट स्टार्ट व्हेन देयर इज ए substitution, the code which was coding for a particular amino acid, say for it was coding for glutamine or valine, and it started making the glutamine just because of the substitution of one base। जैसा कि अगर आप लोग ध्यान करें तो मैंने पिछली क्लास में बताया था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में गुंडे का विलन से ट्रांसफर हो जाता है, यानी जो नॉर्मल बंदा था उसमें ग्लूटामीन ट्रिपलेट को कोड, एक ट्रिपलेट था वो ग्लूटामीन को कोड करता था। अब वो ग्लूटामीन में एक बेस का सब्स्टिट्यूशन हो गया और उस बेस के सब्स्टिट्यूशन से वो ग्लूटामीन को ना कोड करके अमाइनो एसिड को वो कोड करने लगा वैलीन, और वैलीन एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। ऐसी स्थिति में जो सेंस होता है वो बदल जाता है और उस बदले हुए सेंस को हम मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन का एक परिणाम ये भी होता है। दूसरा परिणाम क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन वो है कि जब एक ट्रिपलेट में कुछ इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन हो जाए, डिलीशन और इंसर्शन की बात नहीं है, इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन हो जाए, चेंज हो जाए कि वो ट्रिपलेट टर्मिनेशन कोडॉन में बदल जाए, तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसको हम जानते हैं UAA, UAG, ये जो होते हैं 3 ओकर, अंबर, ओपल, अगर इनमें वो चेंज हो जाए तो इनको हम नॉनसेंस म्यूटेशन। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम साइलेंट म्यूटेशन। ऐसा चेंज, ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो ट्रिपलेट में चेंज तो कर रहा है लेकिन उसकी वजह से जो अमाइनो एसिड कोड होता था वो नहीं बदल रहा। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को मैंने जब जेनेटिक कोड पढ़ाया था तो बताया था कि जेनेटिक कोड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको बोलते हैं डीजेनरेसी, यानी एक अमाइनो एसिड कई सारे कोडॉन से कोड होता है जिसमें एक माइनर चेंजेस होता है। तो अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो कोडॉन को तो चेंज कर रहा है लेकिन उसकी वजह से जो अमाइनो एसिड था उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसे में म्यूटेशन तो है, चेंज तो है, लेकिन वो चेंज अल्टीमेटली प्रोटीन में चेंज नहीं ला। तो ऐसे म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन। तो आप लोगों ने देखा कि जो मॉलिक्यूलर चेंजेस के आधार पर हम 2 तरीके से बांट सकते हैं जो जीन में चेंजेस लाते हैं। एक फ्रेम शिफ्ट जिसमें 3 से कम या 3 से ज्यादा डिलीट हो या इंसर्ट हो, तो वो फ्रेम में ही पूरा चेंज कर देंगे, जितनी सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड कोडॉन होते हैं वो सारे बदल जाएंगे, तो पूरी मीनिंग ही बदल जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। और दूसरा जो था पॉइंट म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की, उसमें आपका मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन जैसी चीजों का जन्म होता है। ये तो वो थी बात जो जीन में हो रही है, मॉलिक्यूलर चेंजेस। कुछ चेंजेस नॉन जीनिक पोर्शन में भी होता है। नॉन जीनिक पोर्शन जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, कुछ ऐसे भी डीएनए जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में होते हैं, वहां पर भी चेंजेस हो सकते हैं। वहां के चेंज अगर
ऑर्गेनिज्म में कोई नॉर्मली कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंसर्शन हो जाए, चाहे डिलीशन हो जाए, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो जाए। इन तीनों के होने से अगर जीव के फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉर्मली नहीं पड़ता, बिकॉज दो सीक्वेंसेस डू नॉट, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को अगर हम छोड़ दें, रेगुलेटरी में जो इन्हांसर, ऑपरेटर और ये सब जो सीक्वेंस आते हैं, इनके अलावा अगर कहीं हो रहा है जो जीव के ऊपर फर्क नहीं डालते, they do not leave any change, and such changes are called as neutral mutation. So it is also a type of mutation, which right now we don't know the significance, but maybe in later coming future we can come to know what is their significance. But till now we say it neutral mutation. So these are, the classification based on the molecular changes in the genetic material, in the genic region and in the non-genic.